हेलो माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग एसिड पढ़ा था। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड के बाद हम लोगों ने इंडिकेटर्स देखे थे। इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स एसिड में कौन सा कलर देगा और बेस में कौन सा कलर देगा, वो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे। अगर आप वो पिछला लेक्चर देखे नहीं होंगे तो आप पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं आराम से। तो आप वीडियो को प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा लेक्चर नंबर 1 एसिड बेस एंड साल्ट। आज हम लेक्चर नंबर 2 पे स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज किसका देखेंगे? एसिड्स का देखेंगे और बेसिस का देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ एस ऑफ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करेगा एसिड्स। तो इतना याद रखिएगा, जितने भी एसिड होते हैं और कौन से मेटल होने चाहिए, एक्टिव मेटल्स होते चाहिए। कौन से मेटल होने चाहिए? एक्टिव मेटल होने चाहिए। एक्टिव मेटल क्या होते हैं? एक्टिव मेटल जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं? एक्टिव मेटल्स होते हैं। क्लियर? एक्टिव मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये तो समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये जिंक है। क्या है ये? जिंक है। जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल रिएक्शन कराया गया डाइल्यूट H2SO4 के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराया गया? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। जैसे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाया जाएगा? ZnSO4 प्लस क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ZnSO4 प्लस क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आपका एक्टिव मेटल है और बेस के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे आपका एसिड के साथ साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता था, सेम उसी तरह से किसके साथ निकलेगा? बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस दिखेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, वही मेटल लेते हैं, जिंक ले लिए और रिएक्शन किसके साथ कराया गया? बेस के साथ। बेस में हमने क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया हमने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया गया जिंक मेटल के साथ, तो क्या बनाता है? Na2ZnO2 बनता है। सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। हाइड्रोजन गैस आपका निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा आपका? ये बेसिक और बेस के साथ रिएक्शन होगा और ये किसके साथ हो गया? एसिड के साथ। तो जितने भी मेटल्स होते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये क्लियर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है। तो इस एक्टिविटी में देखिएगा क्या दिया गया है। एक्टिविटी नंबर आपका 2.2 है एनसीईआरटी का, सॉरी 2.3। एक्टिविटी नंबर 2.3 में देखिए क्या दिया गया। इसमें देखिए, इसमें क्या लिया है? जिंक का ग्रेन्यूल लिया गया और जिंक के ग्रेन्यूल के साथ साथ टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया? डाइल्यूट H2SO4। जैसे डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन करेगा जिंक मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगा। ये हाइड्रोजन गैस की जो गैस निकलेगा यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से होते हुए, जिसे हम लोग किससे पास कराते हैं? सोप सोल्यूशन से पास कराते हैं। किससे पास कराते हैं? सोप सोल्यूशन से। जैसे ये सोप सोल्यूशन से पास होता है, जैसे ये सोप सोल्यूशन से पास होगा तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो सोप सोल्यूशन होगा वहाँ पे सोप के बबल्स निकलेंगे और जो बबल्स होंगे उसमें जो बबल्स होंगे ना, उस बबल्स में कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन गैस भरी होती है। और इतना याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो गैस होता है वो इन्फ्लामेबल गैस होता है। कौन सी गैस होती है? इन्फ्लामेबल गैस होता है। ये इन्फ्लामेबल गैस जब इसे जलती हुई बर्निंग कैंडल जब इसके पास लाते हैं तो ये फूट जाता है। जैसे फूटता है तो कौन सा साउंड देता है? पॉप साउंड देगा। कौन सा साउंड देगा? पॉप साउंड देगा। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि इसमें कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो हम लोग एक्टिविटी नंबर 2.3 से हम लोग समझ गए। क्लियर? तो इतना ये आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें जिंक का ग्रेन्यूल डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन किया और यहाँ से क्या निकला? हाइड्रोजन गैस निकली। ये हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होंगे, इसमें हाइड्रोजन गैस भरे होते हैं। उस बबल्स में, सोप के बबल्स में हाइड्रोजन गैस भरे होते हैं और ये हाइड्रोजन गैस का जो होगा, बर्निंग कैंडल उसके पास लाएंगे तो पॉप साउंड देगा, यानी फूटेगा। जब जो बबल्स होगा वो जब फूटेगा तो पॉप साउंड देगा। ये पॉप साउंड ये बताएगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है आपका? नेक्स्ट नंबर है आपका, जितने भी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला गया हाउ
डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड्स। कैसे एसिड्स मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, आइए देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग कार्बोनेट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? कार्बोनेट। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट जो होता है वो CO3 2- होता है। जो कार्बोनेट होता है वो क्या होता है आपका? CO3 2-, इसे कार्बोनेट आयन बोला जाता है। और बाई कार्बोनेट आयन होता है CO3 2-, सॉरी 1- होता है, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हैं इसे। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोनेट हो गया, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो इतना याद रखिएगा, जितने भी कार्बोनेट होते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल थ्रू आपके समझाते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या गिवन है यहाँ पे कि मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाई कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे देखिए एक एग्जांपल लिया गया सोडियम कार्बोनेट, ये किसका फार्मूला है? सोडियम कार्बोनेट का। ये सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करेगा? HCl के साथ रिएक्शन किया, और जैसे ही HCl के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? साल्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और वाटर निकल गया। क्लियर? तो समझ में आ रहा होगा। सेम उसी तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया गया, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। HCl के साथ रिएक्शन किया यानी एसिड है, क्या बनाएगा? साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो यहाँ पे एक जनरल फार्मूला, जनरल इक्वेशन दे दिया गया है कि मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट एक ही साथ रिएक्शन करके आप देगा साल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। ये तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी बेसेस होते हैं डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जो होते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, यानी बेस मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देता है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, कैसे जानेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकली? कैसे जानेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली? देखो, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ध्यान दीजिएगा, इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं हम लोग। एक्टिविटी नंबर 2.5 देखिएगा, एक्टिविटी नंबर दिया गया है इसमें। इस एक्टिविटी को समझते हैं हम लोग। क्लियर? इस एक्टिविटी को समझेंगे। देखिए क्या दिया है एक्टिविटी नंबर 2.5। एक्टिविटी नंबर 2.5 में देखिए क्या गिवन है इसमें। तो एक्टिविटी नंबर 2.5 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट है। क्या है यहाँ पे? सोडियम कार्बोनेट, और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? निकलना शुरू होगा, और जैसे निकलेगा इसे डिलीवरी ट्यूब से पास कराएंगे, और एक अलग से टेस्ट ट्यूब लिए रहेंगे। उस अलग टेस्ट ट्यूब में कौन सा सोल्यूशन होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जिससे बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? स्लैग्ड लाइम ना। इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। जब इस स्लैग्ड लाइम को पास कराएंगे किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो व्हाइट कलर हो जाता है। ये कैसा कलर हो जाएगा? मिल्की कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये मिल्की कलर हो जाएगा। ये मिल्की कलर प्रूव करेगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ये मिल्की कलर क्या प्रूव करेगा? कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। जैसे इसका रिएक्शन अगर आप देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसका रिएक्शन देखेंगे। जैसे यहाँ पे कौन सी कार्बन मिल्की क्या लिए हम लोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या लिया गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हुई, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे गैस पास होगी तो क्या बनाएगा? लाइम स्टोन बना लेगा। क्या बना लेगा? लाइम स्टोन, जो मिल्की कलर हो जाता है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और ये मिल्की कलर प्रूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, और प्लस क्या निकल जाता है? वाटर वेपर निकल जाता है, वाटर के फॉर्म में निकल जाती है। ये बन गया आपका क्या? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। लेकिन इसे कब पास कराना है? इसे लेस अमाउंट में पास कराना है। किस अमाउंट में पास कराना है? लेस अमाउंट में, तभी ये मिल्की कलर देगा। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में पास करा देंगे, तो जैसे ही एक्सेस अमाउंट में पास कराएंगे, तो इतना याद रखिएगा, एक्सेस अमाउंट में पास कराने के बाद ये कलर दूसरा हो जाता है, मतलब ये कलर लेस हो जाता है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ पे क्या ले लिया गया? स्लैग लाइम ना, स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस वाटर लिया गया। जैसे रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा? कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। और ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट कैसा कलर होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? ये
कलरलेस हो जाता है। ये कलरलेस प्रूव करेगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास है। ऐसा लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास ही नहीं हो, क्यों? क्योंकि सोल्यूशन आपका जैसे एज इट इज ऐसे रहेगा, एकदम कलरलेस हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो हमको जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराना है, लेस अमाउंट में पास कराना है, एक्सेस अमाउंट में, मतलब थोड़ा सा डिलीवरी ट्यूब ले जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा रख देंगे कुछ समय, बस कुछ समय के लिए, तो उसके बाद तुरंत निकाल देंगे। ज़्यादा 30 से 15 सेकंड तक पास होगा, उसके बाद हटा देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में पास करा देंगे तो ये कलरलेस हो जाता है। तो आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई, ये बताएगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है कि नहीं निकली। तो कभी कभी ये इमेज दे देगा, कभी कभी ये इमेज पूछ लेगा कि बताइए इसमें जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में जो कलर हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराने के बाद कौन सा कलर दिया, मिल्की कलर देगा। पूछता है कौन सी गैस पास होती है, तो कौन सी गैस पास होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है। कभी कभी इमेज देके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में। क्लियर? तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ ही रहा होगा करना क्या है इसमें। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। देखिएगा क्या होता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। जब एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से आते हैं। तो ध्यान देना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो आइए हम एक्टिविटी एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 2.6 से समझते हैं। एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 2.6 से समझते हैं। देखिए क्या बोला गया इसमें देखिए क्या बोला गया है। इसमें देखिए बोला क्या गया है कि इसमें बोला गया है कि हम 2 ml क्या ले लेंगे, NaOH। क्या ले लेंगे? NaOH ले लेंगे। मान लीजिए क्या ले लिया गया यहाँ पे, एक टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें हमने क्या ले लिया, NaOH का सोल्यूशन लिया। फिर टेस्ट ट्यूब में ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन। इसमें क्या डाला गया, फिनोल्फथालीन के 2 ड्रॉप डाले गए ना, 2 ड्रॉप क्या डाला गया, इसमें फिनोल्फथालीन डाला गया। और जैसे फिनोल्फथालीन डालेंगे तो ये जो NaOH होगा वो कैसा कलर हो जाएगा, पिंक कलर हो जाता है। फिनोल्फथालीन बेस में कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। फिर क्या बोला गया है, व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूशन। तो कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, ऐड उसी सोल्यूशन में, जैसे ही पिंक सोल्यूशन होगा, जैसे ही वो पिंक होगा तो उसमें क्या बोला गया, डाइल्यूट HCl क्या करना, ऐड कर देना है एबव सोल्यूशन में। जैसे पिंक होगा, जिस सोल्यूशन पिंक हो जाएगा, इसी में क्या ऐड कर देना है, डाइल्यूट HCl ऐड कर देना है। जैसे डाइल्यूट HCl ऐड करोगे तो ये तुमको बोला गया है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है। क्या कलर में कोई चेंज है? यस। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो गया सोल्यूशन, फिर कलरलेस हो जाएगा। क्लियर? फिर कलरलेस हो जाएगा। फिर क्या करना है, व्हाई डिड द कलर फिनोल्फथालीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ द एसिड। यस, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या वर्क कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो फिर बोला गया कि फिर अगर हम फिनोल्फथालीन उसमें ऐड करेंगे, डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोल्फथालीन रीअपीयर। फिर बोला फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH। फिर अगर ऐड करेंगे इसी सोल्यूशन में, फिर NaOH ऐड करेंगे इसी सोल्यूशन में, क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये फिर से पिंक हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोला गया, डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोल्फथालीन रीअपीयर। यस, रीअपीयर। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन। क्या होगा, यही होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देगा। इतना ही क्लियर हो गया। तो आइए ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, इसी में समझाया गया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखिए क्या गया है, इसी में समझाया गया है। यहाँ पे इस एक्टिविटी में बताया गया है कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। देखिए क्या यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है द रिएक्शन बिटवीन द एसिड, यहाँ लिखा है द रिएक्शन बिटवीन द एसिड्स एंड बेसेस टू गिव द साल्ट एंड वाटर। क्या देगा, साल्ट एंड वाटर देगा, साल्ट एंड वाटर देगा। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है, साल्ट एंड वाटर देगा, साल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो कभी कभी पूछेगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो दो रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज नोन एज, क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये आपका एक्टिविटी समझा दिया गया, क्लियर हुआ। ये क्या करेगा, जो एबव एक्टिविटी दूसरे को नलीफाई कर देता है,
क्या करता है, ये नलीफाई करता है। तो ये तो समझ में आ गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा, उसे बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो एक्टिविटी नंबर 2.6 आपको बताया गया। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्या है, अगला नंबर क्या है, इसमें समझते हैं एक्टिविटी नंबर 2.7 से। एक्टिविटी नंबर 2.7 से हो क्या समझ देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक्टिविटी नंबर 2.7 में क्या बोला गया है कि मेटल, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बट रिएक्ट विद द एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। जो पिछले भी पढ़े, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसा होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। वो एसिड रिएक्शन करके क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिड रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आई होप आइए आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। आइए अब बात करते हैं हम लोग एक एक्टिविटी नंबर 2.7 की अगर बात करें, तो एक्टिविटी नंबर 2.7 की अगर मैं बात करूं तो देखिए बोला गया टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। क्या लेना है, कॉपर ऑक्साइड ले लिए CuO ना, इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली स्टीरिंग। मतलब उसमें क्या करना है, डाइल्यूट HCl आपको ऐड करना है। जैसे डाइल्यूट HCl ऐड करोगे तो कलर ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा, तो देखो क्या बोला, द कलर ऑफ द जो सोल्यूशन होगा बिकम ब्लू ग्रीन। वो क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा ना, कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा ना। और देखो इसमें रिएक्शन क्या बनेगा, CuCl2 बन जाता है और प्लस क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। प्लस क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2HCl लेंगे तो ये जो सोल्यूशन होगा कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, क्या बना लेता है, ब्लू ग्रीन कलर क्यों बनता है, कॉपर सेकेंड क्लोराइड बन जाता है। ऐसा बन जाता है कॉपर, इस जो फार्मूला है ये फार्मूला कौन सा है, कॉपर सेकेंड क्लोराइड का फार्मूला है। ये आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक्टिविटी नंबर 2.7 से जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और बेसिक नेचर होने की वजह से एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ये आपका एक्टिविटी नंबर 2.7 बता रहा है। सेम उसी तरह से हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, सेम उसी तरह से क्या लिया गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और किसके साथ रिएक्शन कराया गया, 2HCl के साथ। तो क्या बना लेगा, कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा और प्लस क्या निकल जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये भी क्या बनाया, साल्ट प्लस वाटर बना गया। तो यहाँ पे देखिएगा जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या बताइए, मेटल के ऑक्साइड क्या देते हैं, एसिड से रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर बनाता है। क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा। क्लियर। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सेम वही बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, फिर आइए हम लोग आगे बात करते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड की बात करूं तो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसा होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। बट ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो भी क्या बनाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन वाटर बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनाता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, साल्ट प्लस क्या बनाता है, वाटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। क्लियर। फिर किसके साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अभी जो पिछले भी पढ़े आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, एसिडिक नेचर होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। क्या बनाएगा, साल्ट बना लिया, CaCO3 बना लेगा और प्लस क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो ये क्या है, लाइम स्टोन एक प्रकार का साल्ट है। वाटर आपका फार्मूला आपको पता भी होगा। तो ये क्लियर हो गया कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं। मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, सॉरी बेसिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड बेस होने की वजह से एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होने की वजह से बेस के साथ रिएक्शन करेगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ये क्लियर हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये समझ में आ गया होगा कि मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा क्या देगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा। आइए हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं।
नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं ना। अब हम बात करते हैं कि व्हाट हैपन, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, व्हाट हैपन एसिड और बेस इन वाटर, क्या होगा जब एसिड और बेस को हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा। तो आइए हम एक एक्टिविटी नंबर 2.9 के थ्रू समझेंगे, फिर हम लोग बाद में देखेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड या डाइल्यूशन ऑफ बेस। तो देखिए क्या होगा इसमें, इस एक्टिविटी को थ्रू समझेंगे हम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम लोग क्या करेंगे, ऐड ना कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब। क्या लेना है, एक सॉलिड NaCl लेना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लिए। इसमें क्या डाल देना है, 1 ग्राम क्या लेना है, NaCl का साल्ट ले लिया गया। और इसमें ऐड किया गया क्या, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ऐड किया गया, कॉन्क H2SO4। जैसे इसमें कॉन्क H2SO4 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, कौन, NaCl और H2SO4, NaCl और H2SO4 जैसे रिएक्शन करेगा तो ध्यान दीजिएगा ये बना लेगा सोडियम सल्फेट बना लेता है, Na2SO4 बना लेगा और प्लस 2HCl निकलेगा। क्या निकलेगा, 2HCl गैस। तो यहाँ से गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, इसमें से वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो गैस होगा वो गैस निकलेगा। और जैसे ही यहाँ से गैस निकलेगा तो ध्यान देना है हमको यहाँ पे क्या लेना है, 2 तरह का लिटमस पेपर लेना है, ब्लू लिटमस लेना है, एक सूखा वाला लेना है और एक गीला वाला लेना है, यानी एक वेट और एक ड्राई। तो यहाँ बोला गया है कि जब एक वेट और एक ड्राई लेंगे तो जो ड्राई HCl जो गैस यहाँ से निकलेगी और HCl का सोल्यूशन होगा, ध्यान देना। तो जैसे यहाँ पे लिटमस पेपर होगा, ये लिटमस पेपर वेट वाला लिया गया, कैसा लिया गया है, गीला वाला लिया गया, समझ में आ गया। तो गीला वाला लिया गया है, तो गीला इसलिए लिया गया है क्योंकि जो HCl गैस निकलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो HCl गैस निकलता है, ये HCl गैस ब्लू लिटमस पेपर के साथ जो गीला वाला होगा वो HCl ब्रेक हो जाएगा H+ में और Cl- में। तो जो यहाँ पे HCl होगा ना, वाटर के, इसमें वाटर के ड्रॉपलेट होंगे, इसमें क्या होंगे, इसमें वाटर के ड्रॉपलेट होंगे, इसमें वाटर की जो गीला वाला होगा इसमें क्या होगा, वाटर के ड्रॉपलेट होंगे। और ये HCl वाटर के ड्रॉपलेट में अब मिलने के बाद क्या होगा, H+Cl- में उठ जाएगा। और जैसे ही H+Cl- में उठेगा तो ये ब्लू लिटमस पेपर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रेड हो गया। ये ब्लू लिटमस पेपर क्या हो गया, रेड हो गया। लेकिन अगर यही HCl ब्लू लिटमस पेपर हम लोग लिए हैं, सूखा लिए रहेंगे तो उसमें वाटर के ड्रॉपलेट होंगे नहीं। जो वाटर के ड्रॉपलेट नहीं होंगे तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा। कौन ब्रेक नहीं होगा, HCl अगर वाटर के ड्रॉपलेट नहीं है, जो ब्लू लिटमस पेपर हम लोग लिए हैं इसमें क्या है, ये ड्राई कर लेते हैं, क्या लेंगे, अगर ड्राई ले लेंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा, यानी आयन में ये H+ और Cl- में ब्रेक नहीं होता। और जब H+ Cl- में ब्रेक नहीं होगा तो ब्लू लिटमस पेपर ना ब्लू ही रहेगा, कोई कलर देगा नहीं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इस एक्टिविटी से। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखो एक दिया गया, यहाँ पे एक गार्ड ट्यूब दिया गया है, किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। किसका है, गार्ड ट्यूब है कैल्शियम क्लोराइड का। इस कैल्शियम क्लोराइड की जो गार्ड ट्यूब है, इस गार्ड ट्यूब में क्या करना है आपको, इस गार्ड ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड, जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है तो कैल्शियम क्लोराइड का हम लोग क्या लेते हैं, क्लोराइड। ये क्या करेगा, जितना ह्यूमिड होगा ये एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा जितने भी ह्यूमिड होगा। नहीं पहले से अगर उसमें वाटर के ड्रॉपलेट होंगे उस टेस्ट ट्यूब में, यानी उस टेस्ट ट्यूब में, तो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर के ड्रॉपलेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग ध्यान देंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है। तो पहले हम लोग देखो, ध्यान देना ना, डाइल्यूशन ऑफ बेस, फिर डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो अगर हम किसी भी बेस को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसी सॉल्यूशन को हम लोग अल्कली सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, पैलेट्स हैं, छोटे छोटे टेबलेट की तरह होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स हैं ना। और यहाँ पे जैसे बोला गया तो जो रेड लिटमस पेपर है कैसा हो गया, ब्लू हो गया। रेड लिटमस पेपर कैसा हो गया, ब्लू कलर में हो गया ना। तो आइए थोड़ा ध्यान देंगे। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड में तो यहाँ बोला गया कि जब हम डाइल्यूशन ऑफ बेस को, जब हम किसी बेस को किस में डिजॉल्व करते हैं,
जब हम किसी बेस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन तैयार होगा उस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली सोल्यूशन के नाम से जानेंगे। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, व्हेन अल्कलाइज इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर ना दे आर सोपी इन टच, मतलब अगर बेस को अगर पानी में डिजॉल्व करोगे, टच करोगे तो क्या करेगा, सोपी होगा, मतलब आपको क्या करेगा ना, छटकेगा जिसे बोला जाए। फिर बीटर होगा, कड़वा होगा, और कोरोजी नेचर का होता है, जैसे एग्जांपल NaOH और KOH ना। इनका पीएच क्या होता है, इनका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसका पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा होगा। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली की बात करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। पहला होता है दे आर सॉफ्ट एंड लो डेंसिटी। ये सॉफ्ट होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। अगला प्रॉपर्टीज क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है ना। दे गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर विथ फ्लेम, अगर इसे जलाएंगे तो एक अलग कलर का फ्लेम देगा ना। अल्कलीज रिएक्ट विथ हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं, तो हेलोजेंस एक एलिमेंट होते हैं जिससे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, हेलोजन एलिमेंट होते हैं ना। ये हेलोजन के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना लेता है। इसे हम लोग जितने भी बेस होते हैं, जितने भी अल्कलीज मेटल होते हैं, उनको हम लोग कहाँ रखते हैं, मिनरल आयल्स में। किसमें रखते हैं, मिनरल आयल में स्टोर करते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अल्कली सोल्यूशन क्या होगा, जब हम बेस को, किसी भी बेस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन तैयार होगा वो क्या होगा, अल्कली सोल्यूशन होगा। इनका ये बेसिक नेचर होते हैं, सॉफ्ट इन टच होते हैं, बीटर होते हैं, कोरोजी होते हैं। इनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि बेस है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग ध्यान देंगे, आइए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, किसकी बात करते हैं, एसिड को डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, जब हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे ना, जब किसी भी एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो उसे बोला जाएगा डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो लिखा गया इसमें लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग ऑफ एसिड और बेस इन वाटर ना आर हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब जब हम एसिड और बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। फिर क्या बोला, केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर ना। जब हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत केयरफुल होकर के करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होता, हाथ जल सकता है। यहाँ पे देखिए इस इमेज में, देखिए दिखाया गया है, इस इमेज में, इसमें देखो एसिड गिरा हाथ पे, क्या हो गया, कट गया, तुरंत कट जाता है, बहुत हाईली होता है। फिर बोला गया कि जब एसिड टू वाटर, देखो द एसिड मस्ट बी ऑलवेज बी एडेड स्लोली वाटर विथ कंस्टेंट स्ट्रीम। मतलब क्या करना है, जब हम एसिड को, हमेशा पानी में एसिड डालना है, न कि एसिड में पानी। जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे पहले वाटर ले लेंगे, फिर क्या एसिड करेंगे, धीरे धीरे कॉन्स्टेंटेंसली। जैसे मान लीजिए ये कोई बीकर है, ये क्या है आपका, बीकर है। अगर इस बीकर में पहले वाटर रहेगा, जब एसिड को गिराएंगे इसके वाल से टच करते हुए गिराएंगे स्लोली, तो एक स्टेरर ले लेंगे, ग्लास रॉड, जैसे बीकर हो गया, उस ग्लास रॉड में क्या करेंगे, एक स्लोली स्लोली ऐड करते रहेंगे और स्टेरर से स्टेयर करते रहेंगे, घोलते रहेंगे, ताकि वो यूनिफॉर्मली रेट से घुलता रहे, नहीं कि अचानक घोल दे, पता लगा तेज से घोलेंगे तो बीकर फट भी सकता है। इसीलिए बोला कि हमेशा एसिड टू वाटर होना चाहिए ना। वाटर टू एसिड अगर करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, if water is added to the concentrated acid the heat generated may be cause the mixture of slabs out and cause burns। ये क्या बाहर आ सकता है और जल भी सकते हैं। द ग्लास कंटेनर्स में ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव हीट, और जो जिस कंटेनर में हम लेंगे वो क्या हो गया, ब्रेक हो सकता है। तो यही बोला गया है कि कभी भी हमको एसिड को पानी में डालना है, न कि पानी में एसिड डालेंगे। पानी में अगर एसिड डालेंगे तो क्या होगा, यही होगा जो आपके सामने लिखा गया है, जल जाएंगे, और जल जाएंगे तो दिक्कत करेगा सर। फिर क्या बोला, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विथ वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ना, द प्रोसेस नोन एज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या होगा, अब इसमें जैसे हम एक बीकर लिया गया, इसमें क्या है, एसिड मान लो पहले से है, इसमें जैसे ही पानी डालेंगे, अभी हमने गलत बता दिया, क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वाटर होगा, वाटर में एसिड जब डालोगे, वाटर में जब मान लो H2SO4 डिजॉल्व करोगे तो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होगा ना, वो धीरे धीरे पर यूनिट वॉल्यूम कम होता जाएगा। पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता जाएगा,
कम होता जाएगा। पर यूनिट वैल्यू का मतलब ये, जैसे मान लीजिए सीरा और शरबत की बात करें तो जैसे चीनी ले लो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे चीनी लिया गया, चीनी में अगर वाटर का अमाउंट कम रहेगा तो चीनी कन्वर्टेड इनटू सीरा यानी चाशनी बन जाएगा, लेकिन जैसे ही पानी मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा चीनी का अमाउंट कम होता जाएगा। सेम उसी तरह से क्या होगा, जैसे अगर हम वाटर का अमाउंट अगर एसिड में कम रहता है तो एसिड क्या होगा, उसमें H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे वाटर का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे ना, जैसे जैसे वाटर का अमाउंट बढ़ता जाता है वैसे उसे H+ और OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, जिसे हम लोग डाइल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसिड कब डाइल्यूट करेंगे, बेस कब डाइल्यूट करेंगे। क्लियर, तो आइए हम लोग बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाली है जिस टॉपिक का नाम है पीएच। क्या नाम है जिसका, पीएच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन के एग्जाम में आता है। पीएच का नाम होता है पोटेंस या पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का नाम क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ना, कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने सबसे पहले, सोरेनसन ने सबसे पहले पीएच वर्ड का यूज किया था। मतलब कितना उसमें H+ आयन है उसे क्लियर पता चल जाएगा पीएच की वैल्यू से। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ेंगे, सिर्फ ध्यान रखना है पीएच होता क्या है। तो किसी भी एसिड में H+ आयन का कितना अमाउंट है उसे हम लोग पीएच के टर्म में यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो पीएच एक प्रकार का क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। पीएच एक प्रकार क्या होता है, इसे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। तो देखो क्या लिखा गया है कि पीएच स्केल वाज डेवलप्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। एक ऐसा स्केल जिसमें किसी एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को हम लोग जब मेजर करते हैं तो इसे एक नया टर्म यूज किया जाता है, जिसका नाम होता है पीएच। इसे हम लोग पीएच स्केल से यूज करते हैं। देखो ना पीएच, द पी इन स्टैंड फॉर पोटेंस, जर्मन वर्ड क्या होता है, पावर। ये जर्मन वर्ड है पोटेंस, जिसका मतलब क्या होता है, पावर ना। पीएच स्केल रेंजिंग फ्रॉम 0 से 14 ना, वेरी, अगर 0 रहेगा तो वेरी एसिडिक होगा और 14 होगा वेरी अल्कलाइन यानी वेरी बेस होगा ना। द पीएच ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन, अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 7 है तो समझना वो सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अगर लेस देन अगर 7 है तो एसिडिक सोल्यूशन होगा, और मोर देन अगर 7 है तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये पीएच स्केल है, जैसे जैसे देखो रेड हुआ, जैसे जैसे जाएंगे बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ब्लू कलर में हो जाएगा। तो इतना याद रखिएगा, पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंस यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी भी एसिड में H+ आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोग पीएच का टर्म यूज करते हैं। अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 0 है, ये कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, 0 से 14 तक, 0 से 14। किसी का सोल्यूशन का पीएच अगर 0 है तो हाईली एसिडिक होगा, किसी सोल्यूशन का पीएच अगर 14 है तो हाईली बेसिक होगा, किसी सोल्यूशन का पीएच 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा ना। अगर पीएच लेस देन 7 है, पीएच अगर लेस देन 7 होगा तो क्या होगा, लेस देन 7 होगा एसिडिक होगा, मोर देन 7 होगा तो बेसिक होगा, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब पीएच का रोल क्या होता है हमारी एवरीडे लाइफ में। पीएच का रोल क्या होता है हमारे एवरीडे लाइफ में, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर है, पहला नंबर क्या दिया गया है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या एनिमल और प्लांट्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सर। देखिए क्या बोला गया इसमें, पहला लिखा है अवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच। हमारी जो बॉडी होती है कहाँ से कहाँ तक रेंज, कितने पीएच पे काम करता है, 7.0 से 7.8 तक काम करता है। दूसरा बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच रेंज, मतलब बहुत कम रेंज में, पीएच के रेंज में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत नैरो रेंज में, पीएच के रेंज में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, व्हेन पीएच ऑफ द रेन वाटर लेस देन 5.6, अगर किसी भी रेन वाटर का अगर पीएच 5.6 होता है तो वो कैसा रेन हो जाएगा, उसे बोलेंगे एसिडिक रेन, यानी एसिड रेन बोला जाता है। व्हेन द पीएच रेन फ्लो वाटर, अगर यही वही पीएच अगर किसमें, वही इतने इतने एसिड रेन अगर कहाँ रिवर में अगर फ्लो होगा तो इट लोअर द पीएच द रिवर ऑफ वाटर, रिवर्स वाटर, वो पीएच के जो नदी का जो पानी होगा यानी रिवर का जो पानी होगा वो क्या करेगा, पीएच को कम कर देगा। और जैसे पीएच के कम कर देगा तो क्या होगा, जितने भी एक्वेटिक स्पीसीज होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको डिफिकल्टी होने लगेगी।
कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी होती है वो 0 पॉइंट जितने भी और हम लोगों की जो बॉडी होती है 7 से लेकर 7.8 pH के रेंज में काम करता है, बहुत नैरो रेंज में होगा। अगर पानी, अगर जो वर्षा होती है, अगर बारिश होती है, अगर उसका pH 5.6 से कम होगा तो उस पानी को एसिड रेन बोला जाएगा। अगर यही पानी रिवर में अगर फ्लो होगा तो जो रिवर का pH होगा वो कम कर देगा, जिससे जितने भी एक्वेटिक स्पीसीज होंगे उस रिवर में वो क्या होंगे, उनको जीना आसानी नहीं होगा, डिफिकल्टी होने लगेगी और वो हो सकता है वो डेड भी हो जाए। समझ में आ गया? ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है, एसिड इन अदर प्लैनेट्स। देखो ध्यान देना, कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो एसिड से पूरा पूरा प्लैनेट ही क्लाउड होता है। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है, यहाँ पे दिया क्या गिवन है इसमें ना, देखा कि द एटमॉस्फेरिक वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो वीनस होता है ना उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा बादल होता है वीनस में। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें पूरा क्लाउड ही, मतलब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का बारिश होता रहता है। तो सोचो क्या उस पर होगा, क्या उसमें लाइफ सर्वाइव होगा? अरे भाई छोटा सा अगर एसिड, एक दो बूंद ड्रॉप अगर कंसनट्रेटेड एसिड हाथ पे या कहीं पे गिर जाएगा तुरंत जल जाओगे, तो वहाँ लाइफ सर्वाइव होने की बात ही नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, लाइफ इसमें सर्वाइव नहीं हो पाएगा, आप तुरंत भगवान को प्यारे हो जाएंगे तुरंत। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा इसमें, अगला क्या बोला गया, व्हाट इज शुड बी द पीएच ऑफ द सॉइल ना बैकयार्ड। क्या क्या आपके क्या होना चाहिए, अगर बैग जैसे आप लोग लगाते हैं ना, जैसे खलिहान बोला जाता है, तो खलिहान में लोग घर के अगल बगल में थोड़ा सब्जी वगैरह लगाते हैं ना, तो उसे हम लोग चेक करते हैं कि उसमें उसका मिट्टी का पीएच क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ बोला गया है कि प्लांट्स आर रिक्वायर द स्पेसिफिक पीएच रेंज ना डियर हेल्दी ग्रोथ। हर प्लांट्स को एक स्पेसिफिक ग्रोथ होने के लिए एक जो मिट्टी होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए। अगर उस पीएच से रेंज से इधर उधर होता है तो क्या होगा, वो कभी कभी आप लोग देखे होंगे किसी के खेत में ना फसल ज़्यादा होता है, उसी के बगल का कोई मिट्टी, उसी के कोई आदमी है, अगर आपके खेत में फसल अच्छी हो रही है, दूसरे पड़ोसी है, आपके खेत के पड़ोसी वाला जो खेत है उसमें फसल अच्छी नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या, उस मिट्टी का पीएच कहीं कहीं अनबैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, सही से फसल नहीं हो पाता। देखो कितने कितने रेंज में काम करना चाहिए, तो देखो द ऑप्टिमल पीएच रेंज ऑफ द सॉइल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 5.5 से, अगर इसके रेंज में है तो प्लांट अच्छा क्या करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा। अगर इस रेंज से इधर उधर होता है तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। मेरे बहादुर बच्चों इतना याद रखिएगा, करना क्या है इसमें। फिर बोला द सॉयल शुड नाइदर बी अल्कलाइन नॉर एसिडिक इन नेचर, मतलब सॉयल हमेशा क्या होना चाहिए, न तो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए न तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। क्लियर हुआ? इसीलिए हम लोग एग्रीकल्चर विभाग में जाते हैं, देखते हैं कि इस मिट्टी का पीएच क्या होता है, उसमें बोलते हैं कि आप इसमें ये फर्टिलाइजर डालिए, फर्टिलाइजर डालिए, ताकि मिट्टी का पीएच क्या हो जाए, अलग हो जाए। अब यहाँ से क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, द पीएच ऑफ द सॉयल अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मतलब अगर पीएच चेंज होगा तो पक्का है मिट्टी सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, मिट्टी में सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, जब सही से न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। मेन मोटो यही है, इतना याद रखिएगा। आगे हम लोग ध्यान देंगे, आगे क्या बोला गया इसमें, आगे क्या बोला गया है, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई अब देखो बड़ा अच्छा चीज़ है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पीएच होगा, खाना खाते हैं हम लोग तो हम लोगों में भी इसका पीएच कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। देखो बोला गया इसमें कि आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, हमारे स्टमक से कौन सा गैस जूस निकलता है, HCl जूस निकलेगा, जो डाइजेशन में क्या करता है, विदाउट हार्मिंग द स्टमक, बिना स्टमक में ना हानि पहुंचाए, बिना हार्म किए हमारे खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन अगर इनडाइजेशन, अगर सही से डाइजेशन नहीं होगा तो HCl क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा और पेट में दर्द होने लगेगा और इरिटेशन होगा, बेचैनी होगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को रिलीफ होने के लिए, उसी से रिलीफ होने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, एंटा एसिड। एक और एंटा एसिड क्या होगा, पीएच में, अगर पीएच में एसिड ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या लेंगे, बेस लेंगे, तो जिसका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फार्मूला क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अरे बहादुर बच्चों आप लोग देखो छोटा मोटा पेड़ रहता है, हम लोग कहते हैं डाइजिन का टेबलेट खा लेते हैं। डाइजिन के टेबलेट क्या होता है, एक्चुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कंपोनेंट होता है, वो क्या करेगा, पेट में अगर एसिडिटी बनी तो क्या करेगा, कम कर देगा, धीरे धीरे पेट क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा, स्टमक जो पेन होगा वो आराम हो जाता है। तो हमारे पेट का भी पीएच एक फिक्स होना चाहिए, पीएच अगर इधर उधर हुआ तो हम लोग इधर उधर हो जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा।
इधर उधर का मतलब ये नहीं चले जाएंगे हॉस्पिटल जाएंगे, दवा लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, यही करने का मतलब मेरा ये। आइए चलते हैं हम लोग ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब भाई टूथ, दांत का सड़ना। कभी कभी बच्चे देखें, छोटे बच्चे होते हैं घर पे ना, गार्जियन छोटा बच्चा रहता है प्यारा दुलारा, तो उसे क्या करते हैं, चॉकलेट है, चाचा भी चॉकलेट, पापा भी चॉकलेट, मम्मी भी चॉकलेट, भैया भी, सब चॉकलेट देते रहते हैं। बच्चा क्या चॉकलेट खाते खाते उसका दांत सड़ जाता है। तो क्या क्या दांत में भी पीएच होना चाहिए, कि उसका पीएच रेंज भी मेंटेन होना चाहिए? यस, मेंटेन होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर पीएच इधर से उधर हुआ, पीएच इधर से उधर मतलब पीएच अगर चेंज हुआ, तो याद रखिएगा, अगर पीएच अगर चेंज हुआ तो इतना याद रखिएगा, टूथ डीके हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टूथ डीके। हमारे माउथ का पीएच कितना होना चाहिए? 5.5 होना चाहिए। हमारे माउथ का पीएच कितना होना चाहिए? 5.5। अगर 5.5 से इधर उधर हुआ तो दांत सड़ जाएगा। ध्यान देना, टूथ इनेमल जो हम लोग बॉडी का कैल्शियम हाइड्रोक्सी ना, हाइड्रोक्सी पेटाइट से बना है। पेटाइट मतलब जिससे क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द सबस्टेंस इन द बॉडी ना, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। तब पर भी सोचो, चॉकलेट खाते खाते खराब कर देता है ना ना। क्यों? क्योंकि उसके पीएच क्या होता है, अच्छे हो जाता है। जैसे ही इसके नीचे गया पीएच, दांत सड़ना शुरू हो जाए, दांत में कैविटी पड़ जाएगी। पता लगा पानी पीते हैं तो दांत में लग रहा है, इधर उधर होने लगेगा, फिर दांत लगेगा तो डॉक्टर बोलेगा मंजन टूथपेस्ट चेंज कर दीजिए ना, टूथपेस्ट कर सेंसोडाइन लीजिए। ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। क्लियर हुआ? तो बैक्टीरिया प्रेजेंट। अब देखो क्या होता है, अब हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होगा ना, जैसे भिंडी की सब्जी, पालक की सब्जी कुछ खाते रहते हैं, जो अगर मीट वगैरह जो खाते हो दांत में फंस जाता है। तो अगर दांत में फंस गया, आप खाए सही से, दांत में खाने से पहले खाना खा के आप सो गए, ब्रश नहीं किए, जैसे ब्रश नहीं किए दांत में फंसा रहा, तो उसमें बैक्टीरिया मुंह में रहेंगे, डांस करेंगे। अब जब मुंह में रहेगा, जैसे बैक्टीरिया करेगा डांस करेगा उसी में, अब बैक्टीरिया रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे जो माउथ का पीएच है 5.5, वो क्या करेगा, कम कर देगा। अब जैसे 5.5 से कम होगा तो दांत पला सो उठे, पता चला ये पानी पी रहे, दांत में लगा, धीरे धीरे क्या होगा, पीएच दांत में दिक्कत होना शुरू करेगा। तो यही बोला गया इसमें ना, बेस्ट वे टू प्रिवेंट द क्लीन ना, सबसे बेस्ट अच्छा है कि टूथपेस्ट बढ़िया से लीजिए, पेप्सोडेंट करिए, कोलगेट करिए, जो भी करना है करिए, लेकिन दांत मेंटेन किए रहिए, ब्रश करते रहिए हमेशा। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला नंबर है सेल्फ डिफेंस इन। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ना, वो क्या करेंगे, एसिड सीक्रेट करते हैं, जो कि पीएच चेंज कर देता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है कि सेल्फ डिफेंस एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वेलफेयर। जैसे बी स्टिंग, जैसे मधुमक्खी काटी, बर्रे भवरा काटते काटते क्या है, फर्मिक एसिड सीक्रेट कर देता है। और जैसे फर्मिक एसिड सीक्रेट, फर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HCOOH ना, इरिटेशन होगा। क्या होगा? इरिटेशन होगा। तो हम लोग उसे भी माइल्ड रिलीफ करने के, जहाँ पे काटा उस, यहाँ पे बेकिंग सोडा क्या रब कर देंगे, बेकिंग सोडा का स्टम्प जहाँ काटा रहेगा वहीं बेकिंग सोडा लगा देंगे, तो क्या होगा, सही हो जाएगा। जो बेकिंग सोडा, फर्मिक एसिड इसे बोलते हैं, HCOOH हम लोग मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। यानी जो भवरा या बर्रे जो काटते हैं हनी, उनके बीच में उनके जो कौन सा एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, फार्मिक एसिड, इसे हम लोग मेथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है हमारे बॉडी में पीएच। अब हम लोग मोर अबाउट साल्ट पढ़ेंगे, साल्ट क्या होता है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।